प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातुओं में जो जो गुण हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। भी धातु कैसी प्रॉपर्टी शो करती हैं, अधातु कौन सी प्रॉपर्टी शो करती हैं। आपको करना क्या है, केवल आपको जितने भी एग्जाम्पल और जितने भी अपवाद बने ना वो याद करते चलना है। और प्रॉपर्टी में कुछ भी बताऊं उसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम रहेगी, लेकिन जितने भी अपवाद बनेंगे, जितने भी एग्जाम्पल बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मैं इधर आपको लिख रहा हूं धातु, मेटल जिन्हें बोलते हैं, इधर मैं लिख रहा हूं भाई अधातु, नॉन मेटल जिन्हें बोलते हैं। साथ के साथ करेंगे प्रॉपर्टी। मेटल जो है वो 91 पाई जाती हैं, नॉन मेटल जो है वो 20 पाई जाती हैं, और 7 जो है मेटलॉइड्स पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मेटल क्या होती हैं, तो मेटल वे होती हैं भाई। मेटल कौन होती हैं भाई? मेटल वे होती हैं जो क्या छोड़कर भी, इलेक्ट्रॉन छोड़कर पॉजिटिव आयन बनाएं, उनको क्या कहते हैं भाई? मेटल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाएं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? नॉन मेटल कहते हैं, धातु कहते हैं। यह बात आपको क्लियर होगी। जैसे कि आपने कभी देखा होगा सोडियम Na पॉजिटिव, कैल्शियम Ca पॉजिटिव, आयरन Fe पॉजिटिव। इधर आप देखोगे तो कार्बन नेगेटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। यह पहचान है। उसके बाद पहली प्रॉपर्टी जो है ना वो लिखेंगे, सभी धातु जो होती है ना वो ठोस होती है। ठोस का मतलब सॉलिड होती हैं। सभी धातु ठोस होती हैं। क्वेश्चन अपवाद से आएगा भी, सभी धातु ठोस होती हैं। ठोस के साथ यहां पर लिख लेना मजबूत भी होती हैं, स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ऐसी धातु जो गैस है। ऐसी कोई धातु है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है? नहीं भी। कोई भी मेटल 91 में से ऐसी नहीं है जो गैसीय में पाई जाएगी। एक ऐसी है जो द्रव में पाई जाती है, वो लिख लेना। ऐसी धातु जो द्रव में पाई जाने वाली कौन भाई? पारा भाई, मर्क्यूरी है। पारा है, मर्क्यूरी है, Hg है। किस में पाई जाती है भैया? द्रव में पाई जाती है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं कि सबसे मजबूत धातु कौन सी है और सबसे कमजोर धातु कौन सी है, इनकी बात अगर मैं बात करूं तो सबसे मजबूत की अगर मैं बात करूं तो है भाई आपकी प्लेटिनम पिट्टी। देखिए इधर मैं धातु की बात कर रहा हूं। अगर तत्व पूछ लेना सबसे मजबूत तत्व कौन सा है, तो हीरा है भाई। कौन है? हीरा है, डायमंड है। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं धातु की, तो सबसे मजबूत धातु जो है वो क्या है भाई? प्लेटिनम है। और अगर मैं सबसे कमजोर की बात करूं तो देखिए वैसे तो फर्स्ट ग्रुप पूरा का पूरा कमजोर है, सॉफ्ट है। लेकिन हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता ना तो सोडियम को माना जाता है सबसे सॉफ्ट धातु। जो किसको माना जाता है भी? सोडियम को माना जाता है। तो इधर मैं फर्स्ट ग्रुप लिख रहा हूं। फर्स्ट ग्रुप की जितनी भी मेटल है ना, मेनली सोडियम, ये जो होती हैं ये क्या होती हैं भी? सॉफ्ट धातु होती हैं, कमजोर धातु होती हैं। तो अपन ने पहले पॉइंट से इतनी बातों को जाना है कि ऐसी धातु जो द्रव में पाई जाती है सबसे मजबूत है और सबसे कमजोर। अगर मैं बात करूं अधातुओं की, तो सभी अधातुएं जो हैं वो किस स्टेट में पाई जाती हैं भी? गैस अवस्था में पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? ऐसी धातु जो गैस में नहीं पाई जाती। तो दो धातु करना, पहली तो द्रव्य धातु, एकमात्र द्रव्य धातु। कौन भी द्रव्य धातु? तो भी आपकी ब्रोमीन। कौन भी? उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ठोस है धातु। कौन है भाई? करवा चुका हूं, आयोडीन। चमक भी इसके पास होती है, आयोडीन।
ये जो होती है क्रिस्टलीय फॉर्म में जो है ये पाई जाती है। तो पहले पॉइंट से अपन ने जानने की कोशिश की ये सभी बातें। चले भी दूसरा पॉइंट देखते हैं भी, धातु और अधातुओं में मैं क्या बता रहा हूं भी, अंतर बता रहा हूं। मैं फिर लाइन खींच देता हूं, इधर अधातु इधर धातु है। दूसरी जो प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूं, दूसरी प्रॉपर्टी तो सभी की सभी धातुएं जो होती हैं वो उष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं सभी की सभी धातु, 91 की 91 धातु। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा सुचालक कौन है और सबसे कम कौन है। तो पहले तो लिखेंगे सबसे ज्यादा और फिर लिखेंगे सबसे कम। तो भी इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सुचालक की अगर मैं बात करूं तो आपकी सिल्वर है, चांदी है, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस जो होता है इसका सबसे कम होता है। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो सबसे सुचालक धातु होगी। क्या होगी भी, सबसे सुचालक धातु होगी। तो लिख लेना इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो चांदी यानी कि सिल्वर Ag, और सबसे कम भाई कम क्या, आप ये भी कह सकते हो कि एक मात्र कुचालक धातु कौन सी है। एक बार क्वेश्चन आया था, बिल्कुल को तो कुचालक नहीं है लेकिन सबसे कम है ये, तो सबसे कम में आपको लिखना भी सिस्सा। कौन लिखना भी, लेड Pb। कौन लिखना भी, लेड Pb। उधर जितनी भी है धातु होती है ना वो सारी की सारी विद्युत की कुचालक होती हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहां पर एक अपवाद बनता है, ऐसी है धातु जो विद्युत की सुचालक है। तो भी देखो वैसे तो है धातु कोई भी विद्युत की सुचालक नहीं है, लेकिन कार्बन का एक अपरूप है जिसका नाम क्या भी, ग्रेफाइट। तो कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक धातु मानी जाती है। सुचालक धातु मानी जाती है। तो ये था भाई दूसरा पॉइंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की कि जितनी भी मेटल जो होती हैं वो अघातवर्ध्य होती हैं। क्या होती हैं भी, मैं यहां पर लिख रहा हूं अघातवर्ध्य। अघातवर्ध्य होती है भी मैलिएबल। क्या होती है भी, पहले तो मैलिएबल की डेफिनेशन लिखेंगे, जिनको पीट कर चादर बनाई जा सके, जिनको पीट कर चादर बनाई जा सके उसको बोलते हैं अघातवर्ध्य। पीट कर चादर बनाई जा सके। और एक इधर ही है ना, मैं यहां पर फोर्थ पॉइंट और लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं भाई तन्य, डक्टिलिटी। ये भी धातुओं की प्रॉपर्टी होती है जिसे खींचकर तार बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके, तार के रूप में डाला जा सके, उसको बोलते हैं भी डक्टिलिटी। तो क्वेश्चन यहां से तो डेफिनेशन से भी आ सकता है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं अघातवर्ध्यता की, तो सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी, देखो याद करने के लिए एक बात याद रखना, जो आप काजू कतली खाते हो ना तो उसके ऊपर चांदी की परत चढ़ी होती है। तो क्योंकि उसको बहुत पतला पीट कर बिल्कुल पतला बनाया जा सकता है, तो सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी जो है वो कौन किसकी है भाई, आपकी चांदी की है, Ag की है। उसके बाद मैं बात करूं तन्यता की, सबसे ज्यादा खींचकर किसे लंबा किया जा सकता है, तो भाई सोना जो होता है ना उसको 1 ग्राम को 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है, इतनी डक्टिलिटी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, प्योर गोल्ड। क्या होगा भाई,
प्योर गोल्ड जो होगा इसका आंसर होगा। अधातुएं जो होती हैं न ही तो अघातवर्ध्य होती हैं न ही डक्टिलिटी का नेचर प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट पर चले भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी सोनरस, साउंड उत्पन्न करती हैं भी। धातुएं क्या करती हैं भी, ये इंपॉर्टेंट अभी पांचवा, ध्वनि उत्पन्न करती हैं भाई, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा और सबसे कम, तो भाई किसमें, किस धातु में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है? तो कौन भी, तो लिखेंगे भी सबसे ज्यादा, मैंने पता है आपने रट रखा होगा कुछ पॉइंट, तो आंसर बोलो जल्दी। सबसे ज्यादा किसकी होती भी? इस्पात की। गलत है भाई, क्या भी गलत है, लिख लेना। सबसे ज्यादा होती भी एल्यूमिनियम की। कितनी होती भी? एल्यूमिनियम की 6420 मीटर पर सेकंड होती है भाई। उसके बाद आता है भी इस्पात, 5940 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। सबसे ज्यादा किसमें होती भी? एल्यूमिनियम जो होता है, ध्वनि की गति सबसे ज्यादा इसी के अंदर होती है। क्लियर भी? उसके बाद लिखेंगे भाई छठा में चमक भाई। ये ध्वनि उत्पन्न कर ही नहीं सकती, गैस है भाई। क्या भी? चमक। जितनी भी धातु होती हैं वो चमक उत्पन्न करती हैं, करती हैं या नहीं करती हैं? अब क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा चमकीली धातु और सबसे कम चमकीली धातु। तो सबसे ज्यादा लिख लो, कौन है भाई? प्लैटिनम पिट्टी। सबसे मजबूत, सबसे चमकीली और सबसे महंगी धातु है भाई, ये बात याद रखना। सबसे मजबूत, सबसे चमकीली और सबसे महंगी धातु है भी कौन? प्लैटिनम। क्लियर भी? और यहां पर मैंने स्टील नहीं लिखवाया क्योंकि स्टील धातु नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। वो आयरन से बना होता है, लोहे से बना होता है कौन भी? स्टील। क्लियर भी यहां तक? चलो भाई, इधर ये चमक, हाँ ये चमक उत्पन्न करती हैं। एकमात्र ऐसी है धातु जो चमक उत्पन्न करती है, तो आयोडीन के पास आयोडीन, क्या भी? लाइट प्रोड्यूस करती है वो, ध्वनि प्रोड्यूस ना, सॉरी चमक प्रोड्यूस। चमक एक अलग चीज होती है, ठीक है। उसकी, इसके पास खुद की चमक होती है, खुद। हाँ, ये भी देखो, नमक में पाया जाता भी आयोडीन, ये टूथपेस्ट में, नमक में, इनमें पाया जाता है ये क्या भी? आयोडीन, ठीक है। तो कई तो ऐसे महानुभाव भी होते हैं जो नमक को ही क्या मानते हैं? आयोडीन मानते हैं, ठीक है। ये तो भाई टॉक्सिक है, एंटीसेप्टिक का कार्य करता है, दांतों के अंदर जर्म बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको मारता है, इसलिए टूथपेस्ट वगैरह में डाला जाता है, ठीक है, आयोडीन। चलिएगा भाई, नेक्स्ट के ऊपर मैं बात करता हूं छठी। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आई होते हैं भाई। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो आई होते हैं। पहले तो लिखेंगे सबसे ज्यादा, फिर लिखेंगे सबसे कम, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपके टंगस्टन का होता है। किसका होता है भाई? टंगस्टन का। इसीलिए टंगस्टन को हीटर के तार में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो होगा टंगस्टन यानी कि W, और इसमें लिखना चाहो तो लिख लेना, इसीलिए इसका प्रयोग हीटर के तार में जो है किया जाता है।
क्लियर भी। उसके बाद लिखेंगे भी सबसे कम। देखिए अब यहां पर एक प्रॉब्लम है भाई, यहां पर मैं आंसर लिख रहा हूं भी गैलियम। क्या लिख रहा हूं? क्योंकि बहुत बार एग्जाम में जब आता ना तो गैलियम ही सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। वैसे तो अगर मैं बात करूं ना तो कमरे के ताप पर, सॉरी हथेली पर रखने पर कौन सी धातु पिघल जाती है, लेकिन गैलियम का उससे भी कम होता है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट हालांकि हथेली पर रखने पर नहीं पिघलेगी, लेकिन ईंट डलने पर, ईंट देने पर ये पिघल जाएगी। तो ये बात याद रखना, सबसे कम गैलियम का होता है। लेकिन इसके नीचे लिख लेना ये बात, हथेली पर रखने पर सीजियम धातु पिघल जाती है। हथेली पर रखने पर सीजियम धातु जो है वो क्या हो जाती है भी, पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। क्लियर भी। अब कुछ मेटल हैं जिनकी प्रॉपर्टी मैं और करवा देता हूं, कुछ अलग से ही प्रॉपर्टी हैं, यूज आती हैं इसलिए। तो देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं पारा, मैंने शायद नहीं करवाया पारा, मर्क्यूरी, ठीक है। तो पारा के बारे में ना, पारा, मर्करी, Hg, इसके बारे में कुछ चीजें हैं वो जल्दी जल्दी लिख लेना। सबसे पहले तो एकमात्र द्रव धातु है कौन भी, पारा। इसका दूसरा नाम लिखो भी, इसको क्विक सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते भी, क्विक सिल्वर जो है किसको बोला जाता भी, पारा यानी कि मरकरी को जो है बोला जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, या मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लो पात्र में रखा जाता है, किसमें रखा जाता है भी, लो पात्र में रखा जाता है। और किसी के साथ अगर रख दिया ना तो अमलगम बना लेगा या उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम को नष्ट करता भी है। अगर पारा अड़का सा एल्यूमिनियम पकड़ गया ना तो एल्यूमिनियम को खत्म कर देगा, पूरी को खा जाएगा। इसीलिए थर्मामीटर को ना एरोप्लेन में ले जाना मना है। अगर मान के चलो छोटा पारा एल्यूमिनियम के ऊपर पड़ जाता है, ये एल्यूमिनियम इसके ऊपर पड़ जाता है, तो पूरे के पूरे एल्यूमिनियम को ये खत्म कर देगा, ठीक है। केवल लो के साथ अमलगम नहीं बनाता, लो पत्र में ये रखा जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद पारे का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से इसको किसमें, थर्मामीटर व बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर व बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है। क्यों भी, पानी क्यों प्रयोग नहीं किया, क्योंकि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा। इसलिए थर्मामीटर और बैरोमीटर में, नॉर्मल में, एब्सोल्यूट में ये भी काम नहीं आएगा। एब्सोल्यूट थर्मामीटर में तो अल्कोहल डलेगी, कौन डलेगी भी, अल्कोहल डलेगी, ये बात याद रखना, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट -114 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मामीटर का क्या काम भी, थर्मामीटर का काम क्या भी, थर्मामीटर तापमान को मापता भी। इधर बैरोमीटर का कार्य क्या भी, वायु दाब को मापना। और वायु दाब के द्वारा क्या ली जाती है भी, मौसम की जानकारी। तो इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि बैरोमीटर से मौसम की जानकारी भी ले सकते हैं अपन। क्या होता है देखना, थर्मामीटर में आप देखोगे ऐसे करके बना होगा, उसके अंदर कुछ टेम्परेचर लिखे होंगे, ऐसे ऐसे करके टेम्परेचर लिखे होंगे, ठीक है, 36, 37, 38 ऐसे करके। यहां पर पूरा क्या डला होगा भी, Hg डला होगा। और एक क्वेश्चन आता है भी थर्मामीटर या बैरोमीटर में जो खाली जगह होती है, मतलब इतना खाली होगा नहीं, इसमें कौन सी गैस डली होती है, तो यहां पर गैस डली होती है हाइड्रोजन। कौन सी भी, हाइड्रोजन गैस डली होती है। कौन सी गैस डली होती है भी, थर्मामीटर में अगर क्वेश्चन पूछ लें थर्मामीटर में कौन सी गैस डली होती है, तो पारा कराओगे कई बार, तो हाइड्रोजन गैस डली होती है थर्मामीटर के अंदर। क्लियर भी। तो जो खाली जगह होती है उसमें हाइड्रोजन गैस डली होती है और इंडिकेट कर देगा, और किसको बता देगा भी, टेम्परेचर को बता देगा। सेम इधर बैरोमीटर भी ऐसा ही होता है,
अब वो क्या करेगा, बैरोमीटर से कैसे पता चलेंगे अपन मौसम की जानकारी का। तो देखो बैरोमीटर की सतह अगर धीरे धीरे नीचे आ रही है, क्या हो रही है भाई, धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो लगेगा कि बारिश होने वाली है भाई। तो क्या अनुमान लगाएंगे भाई, बारिश आएगी। बारिश धीरे धीरे नीचे आती ना तो बारिश होगी। अगर थर्मामीटर की सतह, ये सतह की बात कर रहा हूं, धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो क्या अनुमान लगाएंगे भी कि मौसम साफ होगा भी। मौसम क्या होगा भी अब, अगर बैरोमीटर की सतह एकदम तो ऊपर एकदम तो नीचे, एकदम से ऊपर एकदम तो से नीचे, ठीक है, तो अगर बैरोमीटर की सतह ऊपर नीचे हो रही है तो क्या होगा भी, क्या है, आंधी तूफान ओलावृष्टि आने की संभावना है। ये जो है अपन बैरोमीटर की यूज है और थर्मामीटर का जो है प्रयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर का करते हैं। क्लियर भी, यहां पर पारा जो है आपको इतना ही करना है, और लिखना चाहो तो लिख लेना, एकमात्र द्रव धातु। ये बातें मैं आपको करवा चुका हूं, किसके बारे में भी, पारा के बारे में, आपकी मरकरी के बारे में। सोना अपन ने कर लिया था, चांदी अपन ने कर ली थी, प्लेटिनम अपन ने कर लिया था, सफेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं, ठीक है। लगभग सभी धातु जो हैं वो मैं आपको करवा चुका हूं। बस एक जो है आपको मैं कार्बन के अपरूप और करवा देता हूं। क्या करवा देता हूं, कार्बन के अपरूप। फिर अपन है ना कल केमिकल रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा बेसिक जो है मैं पीरियोडिक टेबल से बता रहा हूं, ये फैक्चुअल डेटे हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब मैं पहले तो बात करता हूं भी कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप ही बात करता हूं, ठीक है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। पहले तो होते क्या है एलोट्रोप, ये देखना भी। देखिए कार्बन के अपरूप होते क्या है, अपरूप का मतलब क्या होता है, जो देखने में तो अलग दिखे लेकिन बने एक ही चीज से हो, उसको बोलते हैं अपरूप। जैसे कि अपन दूध ले और दूध से एक तो दही बना दिया, एक खोआ बना दिया, एक पनीर बना दिया। अब जब उनको अपन देखेंगे तो वो सभी देखने में क्या लगेंगे, अलग, लेकिन बने किससे हैं, दूध से। सेम ऐसा ही होता अपरूप। तो कार्बन के अपरूप की डेफिनेशन क्या होगी, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब देखने में तो क्या हो भी अलग हो, तो भाई जिनकी पीपी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो भी अलग हो, वह सीपी यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो भी सेम हो, उसको अपन क्या कहते हैं, यानी कि बने किसके हो, कार्बन से हो। किससे बने हो भी, कार्बन से बने हो, उसको अपन क्या कहते हैं भी, एलोट्रोप कहते हैं। और कार्बन के जो मेन एलोट्रोप जो हैं वो कौन कौन है, ईरा, डायमंड, ग्रेफाइट, ईरा, ग्रेफाइट, कोयला, चारकोल, और पेट्रोलियम। वैसे तो सभी की सभी चीजों में कार्बन के अपरूप पाए जाते हैं, लेकिन मेनली जो है ये अपन करेंगे ETC। अब मैं बात करता हूं, एक एक को उठा लेता हूं और उन सभी के बारे में जो है अपन डिस्कस करेंगे। जो जो फैक्ट अपन जान सकते हैं वो सारे फैक्ट जो है अपन जानेंगे। सबसे पहले मैं उठा लेता हूं किसको भी, ईरा ही उठा लिया। ईरे के बारे में तो पहले लिख लो, सबसे मजबूत, सबसे महंगा, सबसे चमकीला तत्व है भाई। सबसे महंगा, सबसे महंगा, सबसे चमकीला।
अब आप कहोगे कि सर ये चमकीला क्यों है, तो इसकी चमक का रीजन लिखना भी, एक तो इसकी संरचना भी। इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्कोणीय, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके जो है ओवरलैप करते हुए ऐसे 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 करके जो है ये चतुष्कोणीय बना होता है। और इसकी संरचना जो होती है वो क्या होती है, 3D होती है। साथ में इसमें जो है प्रकाश की एक फिनोमेना जिसको अपन बोलते हैं TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार प्रकाश इसके अंदर फंसने के बाद निकल नहीं पाता, वहीं पर रिफ्लेक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, चमकता है। तो इसके चमक के रीजन मैंने 3 बताए। एक तो इसकी संरचना चतुष्कोणीय होती है और 3D होती है, और सबसे मेन रीजन जो होता है वो TIR होता है, किसका भी, हीरे के चमकने का रीजन। क्लियर भी। उसके बाद ये बात मैं आपको बताऊंगा नहीं, हीरा काम क्या आता है, आभूषण बनाने में काम आता है। हीरे को तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता, इसको केवल तराशा जा सकता है, और हीरे को कौन तराशेगा, हीरा ही तराशेगा। एक काम इसका लिख लेना, हीरे का एक काम लिख लेना। काम क्या लिखना है, कांच और किसको भी, हाँ भाई, पत्थर और कांच को काटने के काम आता है। खुद हीरे को भी काटता है, हीरे को कौन काटेगा, हीरा ही काटेगा। कौन सा हीरा काटता भी, ये लिख लेना, काला हीरा भाई। और काला हीरा को भाई क्या कहते हैं पता है, काला हीरे का नाम भी बोर्ट। क्या नाम भी, काले हीरे का नाम भी बोर्ट। काले हीरे को क्या कहते हैं भी, बोर्ट कहते हैं। और बोर्ट जो है वो पत्थर और कांच काटता है भी, पत्थर और कांच काटने के काम आता है, ये काले हीरे का नाम है भी। ठीक है भाई। उसके बाद लिखो हीरे के प्रकार। तो भी सबसे पहले तो हीरे की शुद्धता जो है वो कैरेट में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, कैरेट में शुद्धता मापी जाती है। कितने कैरेट। और लिखो सबसे शुद्धतम हीरा कौन सा है, सॉरी सबसे उच्च क्वालिटी का हीरा कौन सा है। सब शुद्ध होगा वही उच्च क्वालिटी का होगा, तो हीरे की क्वालिटी के आधार पर उच्चतम, तो कौन सा भी, तो भी सबसे टॉप क्वालिटी का भी कुलीनान। 3100 कुछ कैरेट का होता भी कुलीनान। ठीक है भाई। कुलीनान के बाद ओप 186 कैरेट का होता भी। ओप के बाद कोहिनूर 186 का कोहिनूर होता भी। ठीक है। उसके बाद होता भी पिट। पिट कोयला भी हो है और पिट हीरा भी हो है। ठीक है भाई। ये होता बोट दूसरा। ये तो सबसे नीचे चला गया। ये सबसे हाई में ये 3 होते हैं भी, कुलीनान, होप, कोहिनूर और पिट। क्लियर भी। तो ये जो होती हैं ये उच्चतम, अगर आपसे पूछ ले उच्चतम क्वालिटी का हीरा जो होता है वो कौन होता है, कुलीनान होता है। निम्न का कौन होता भी, पिट होता है। कौन होता भी, पिट होता है। क्लियर भी। ये था भाई हीरा। उसके बाद मैं बात करता हूं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट के बारे में 2-4 बातें लिखनी है आपको। ग्रेफाइट के बारे में लिखनी है। पहली लिखो ग्रेफाइट का जो कलर जो होता है ये राख के रंग जैसा। ये भी क्वेश्चन आया था एक बार। वैसे तो अपन काला सोचते हैं इसको, लेकिन ऑप्शन में दोनों आए हुए थे। तो ये बात रखना, ये काला नहीं होता, ये राख के रंग जैसा होता है। कैसा होता भी, राख के रंग जैसा होता है। उसके बाद इसकी जो संरचना होती है वो षटकोणीय होती है। कैसी होती भी, षटकोणीय
कोणीय इसकी क्या होती है भी, संरचना होती है भी। एकमात्र विद्युत का सुचालक अधातु होती है भी। क्या होता है भाई, ये सुचालक अधातु होती है भाई। उसके बाद जो ग्रेफाइट जो होता है प्रयोग पेंसिल बनाने में, और एक इंपॉर्टेंट प्रयोग लिखना भी, नाभिकीय अभिक्रिया को मंद करने के लिए मंदक के रूप में, स्लो करने के लिए मंदक के रूप में नाभिकीय अभिक्रिया को ग्रेफाइट का जो है वो प्रयोग किया जाता है। स्नेहक के रूप में भी किया जाता भी, स्मूथनेस लाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है भी। एक बार कोयले को और देख लो, इतना ज्यादा कोयला नहीं है, कोयला खत्म हो रहा है अभी, देश में संकट भी आ रहा है कोल, ठीक है। कोयला ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 80 साल बाद बिल्कुल कोयला क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। और कोयले की जगह पर फिर हम हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में देख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही कोयला खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन को अपन यूज करने लगेंगे। तो कोयले के बारे में देख लेना। कोयले के बारे में एक पॉइंट लिख लो, जितना अधिक कार्बन होगा उतना ही उच्च क्वालिटी का कोयला होगा। जितना अधिक कोयला होगा ना, सॉरी, कार्बन होगा, उतना ही वो काला और उच्च क्वालिटी का होगा भाई। प्रयोग कोयले का पता ही है, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसकी टाइप लिख लो, सभी करते आ रहे हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पिट। बस इनकी कार्बन की मात्रा लिख लो, इसमें 80%, इसमें 60 से 80%, इसमें 60% और इसमें 40 से 60%, सॉरी, इसमें 40 से 60 लिख लो, इसमें 40% लिख लो, खाली 40% लिख लो। ये भी कार्बन। मैंने कहा था जितनी कार्बन ज्यादा उतना ही उच्च कोयला। तो ये लिख लो, हाई क्वालिटी का, उच्च कोटि का कोयला। बिट्टू देखो भाई, बिट्टू, बिट्टू नाम साधारण नाम है, सामान्य नाम, तो ये लिख लो सामान्य प्रयोग में, सामान्य, इसके अलग नाम है सामान्य कोयला। बिट्टू नाम सबसे ज्यादा यूज किया जा है, तो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कोयला। आपसे पूछे ट्रेन वगैरह या कहीं पर भी फैक्ट्री वगैरह में कौन सा प्रयोग किया जाए है, बिट्टू प्रयोग किया जाए है। और बिट्टू भाई थोड़ा मुलायम कोयला भी है, ठीक है। तो बिट्टू मुलायम भी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मुलायम कोयला भी कहते हैं। उसके बाद लिग्नाइट देखो भी, 40 से 60 हो गया ना, कम कार्बन हो गया, इसीलिए इसको भूरा कोयला कहते हैं। काला नहीं रह गया, ये क्या हो जाएगा, भूरा कोयला कहते हैं। पिट में 40% है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निम्न कोटि का कोयला कहते हैं। इनमें कुछ ज्यादा, इतना ज्यादा मैं इसको बढ़ाकर करके लिख दूं, यहां से क्वेश्चन इतने ज्यादा आ नहीं रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करवाया। करवाने को तो इसमें बहुत सी चीजें लिखवा दी, वो चीजें आप सभी को पता है। कोयले से आ सकती हैं तो इतना ही आ सकती हैं, ज्यादा नहीं आएंगी। और तो भी अपन को मैंने आपको बता रखा, करंट से रूबरू रहा करो। अगर करंट आप अच्छे से कर रहे हो ना, जो ये नए क्वेश्चन बनते हैं ना, ये सारे करंट से बनते हैं। ये नहीं कहते जी डीप करवा दो, डीप करवा दो, डीप कुछ नहीं होता भाई, कहने की बात होती है डीप। डीप क्या तुम एमएससी वाला पढ़ोगे 2 महीने में? 10th लेवल का आपका सिलेबस आता है, इतना ही पढ़ो। उसके बाद आप करंट करो, करंट में कोई साइंस का टॉपिक आता है, उसको थोड़ा डीप करो,
वहां से क्वेश्चन डेड श्योर मिलेगा आपको। और ये थोड़ी ना होता आपको कहीं से भी प्रश्न उठा के दे देगा कोई भी। ठीक है भाई, तो